चलो, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा है तो उतना डिटेल में तो मैं अभी वापस से एक बार मैं तुम लोगों को बताता हूँ। देखो, मटीरियलिटी का मतलब क्या होता है। किसी को पता है कौन था? जूही तुम थी ना क्लास में, लास्ट में? ये सुनो, यस सर। क्या होता है मटीरियलिटी? तुम लोग तो बताओ भाई, जो लास्ट क्लास में थे। किसको कहते हैं मटीरियलिटी? सर कोई भी सिग्निफिकेशन या इम्पोर्टेंट थिंग जो जिससे कि ना जो यूजर है उसका फाइनेंशियल डिसीजन है वो चेंज हो, इकोनॉमिक डिसीजन। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। और मटीरियलिटी का मतलब क्या होता है, चलो बता दो। देखो, मिस स्टेटमेंट मतलब होता है इफ समथिंग इज नॉट अकॉर्डिंग टू दी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, तो उसको बोलेंगे मिस स्टेटमेंट। भाई, आपके लिए जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क नहीं बनाया गया है, अगर आप उसके हिसाब से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाएंगे, उसमें और उसमें डिफरेंस रहेगा, फर्क रहेगा, तो मिस स्टेटमेंट है। ये सबको क्लियर है? हाँ या ना, यस और नो? ये सबको क्लियर है? जल्दी बताओ। यस सर। ठीक है, तो फर्स्ट चीज है मिस यस सर। स्टेटमेंट, जो आपको समझ में आना चाहिए। व्हाट इज मिस स्टेटमेंट? तो मिस स्टेटमेंट इज मिस, मतलब मिस मींस मिस, गलती से स्टेटमेंट, हमने कुछ गलत बता दिया है या कुछ बताना जो था वो हम नहीं बताया गया। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर एज पर अकाउंटिंग फ्रेमवर्क, वेयर इज द अकाउंटिंग फ्रेमवर्क गिवन? अकाउंटिंग फ्रेमवर्क इज गिवन इन लॉ, कानून में दिया गया है वो फ्रेमवर्क। जैसे कि से फॉर एग्जांपल इंडिया, हमारे यहाँ पर आपका अकाउंटिंग फ्रेमवर्क कौन से लॉ में दिया गया, कौन से कानून में दिया गया हमारे यहाँ पे अकाउंटिंग फ्रेमवर्क? कौन से कानून में दिया गया अकाउंटिंग फ्रेमवर्क हमारे यहाँ पे? वेयर यू विल फाउंड द अकाउंटिंग फ्रेमवर्क ऑफ द कंपनी, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए जो अकाउंटिंग फ्रेमवर्क है वो कौन से कानून के अंदर दिया गया है? कंपनी 2013। कंपनीज एक्ट 2013 ना। तो ऐसे ही जो भी कंट्री है, रिस्पेक्टिवली उनके यहाँ पर उनका एक अकाउंटिंग फ्रेमवर्क होता है। एज पर लॉ दे हैव मेड देयर फ्रेमवर्क। और अगर आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्रॉ किए हैं, जो बनाए हैं, इफ दे आर नॉट अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग फ्रेमवर्क, इट इज टर्म्ड एज मिस स्टेटमेंट। नाउ द फर्स्ट थिंग इज क्लियर, सो आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये पहली चीज क्लियर हो गई सबको? क्लियर है यस सर। सबको? आदित्य, आपको समझ में आई बात? यस सर। गर्वित, आपको आई समझ में? यस सर। ठीक है। और निधि, आपको आ गई बात समझ में? वैदिक, आपको भी आई बात समझ में? मैं ना ऐसे यस सर। पूछूंगा तो हाँ या ना में जाओ, ताकि मुझे पता चलता रहे कि तुम हो भी या नहीं क्लास में। ठीक है। सो नाउ द फर्स्ट थिंग इज कि ये समझ में आना चाहिए मिस स्टेटमेंट। नाउ द सेकंड थिंग इज, इफ द मिस स्टेटमेंट इज मटेरियल और नॉट। व्हाट डू यू मीन बाय मटेरियल? है ना। नाउ द क्वेश्चन हियर इज कि भाई, जो मिस स्टेटमेंट है वो मटेरियल है या नहीं है ना। मटेरियल का मतलब क्या होता है? मटेरियल मीन समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट टू whom? किसको इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट टू द यूजर। देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोई ना कोई पढ़ने वाला है। कौन पढ़ने वाला है? वो बैंक हो सकता है, वो इन्वेस्टर हो सकता है, वो क्रेडिटर हो सकता है, वो शेयर होल्डर हो सकता है, वो कंपनी के खुद के एम्प्लॉयज हो सकते हैं, वो सरकार हो सकती है, कोई भी। ये सब इंटेंडेड यूजर है। तो जब ये लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे, तो इफ देयर इज मिस स्टेटमेंट विच मे विच माइट अफेक्ट देयर डिसीजन, तो अगर ऐसा कोई मिस स्टेटमेंट है जिसकी वजह से वो अपना डिसीजन चेंज कर ले, ठीक है। मान लीजिए से फॉर एग्जांपल कि भाई मिस स्टेटमेंट है जिसकी वजह से बैंक आपको लोन देने से मना कर सकता है, कोई इन्वेस्टर आपके पास इन्वेस्ट करने से मना कर सकता है, ठीक है। सरकार आपके ऊपर टैक्स जो है वो ज्यादा इम्पोज कर सकती है। तो इस तरीके के स्टेटमेंट जिनको देख मिस स्टेटमेंट जिनको देख करके यूजर, द इंटेंडेड यूजर, अगर वो डिसीजन अपना बदल ले, चेंज कर ले, तो ऐसे मिस स्टेटमेंट को हम क्या बोलेंगे? मटीरियल मिस स्टेटमेंट बोलेंगे। आ गई भी बात समझ में क्लियरली? यस और नो? यस सर। है ना। तो देखो, हर चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप
जैसे ना सिर्फ एग्जांपल भी आप लोग इंटेंडेड यूजर की कैटेगरी में आते हो, आप कंपनी के इन्वेस्टर हो सकते हो, उसके क्रेडिटर हो सकते हो, उसके एम्प्लॉयज हो सकते हो, आप सरकार हो सकते हो, कोई भी हो सकते हो। तो जब आप कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ोगे तो माइट बी देयर बस देयर इज सम मिस्टेक्स आर देयर, कुछ गलतियां उनसे हुई है, बट वो गलतियां इतनी महत्व नहीं रखती हैं आपके लिए। हाँ भी होगी छोटी मोटी गलतियां, उसके बदले में उनसे हम अपना निर्णय नहीं बदल लेंगे। बैंक बोलेगा ये 2-5 हजार रुपए की गलती है यार, इसके लिए क्या अब आपको लोन दें या नहीं दें, इसके ऊपर हम ज्यादा नहीं सोचेंगे। 2-5 हजार की गलती हो जाती, कोई बात नहीं, इट्स फाइन। इससे ये थोड़ा ना हो जाएगा कि बैंक ही बोल देगा कि भाई लोन नहीं देगी। बट इफ दी मिस स्टेटमेंट इज मटीरियल, इट मीन्स कि बैंक बोल रहा है अरे भाई इतनी बड़ी गलती करी है आपने, कहा आप बोल रहे थे कि आपको प्रॉफिट्स हुए हैं आपके अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और अब जो है वो बिल्कुल ही ये गिरे हुए मरे हुए के प्रॉफिट्स हैं। कहाँ आप बोल रहे थे आपके पास एसेट्स हैं, कुछ एसेट्स नहीं आपके, कहाँ आपकी लाइबिलिटीज हैं, और लाइबिलिटीज जो है आपने इतनी सारी छुपा दी हैं। तो ऐसी गलतियां जो कि उसके डिसीजन को अफेक्ट कर दे, वो चीज मटीरियल हो जाती है। क्लियर है, बात समझ में आ गई? यस और नो? Yes, sir. और मटीरियलिटी आप जो डिटरमाइन करते हैं, इट इज बेसिकली अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। देखो आपको अपने जो है वो खुद का निर्णय लेना है कि भाई जब मैं मेरे क्लाइंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ूंगा और देखूंगा कि वो सही बने हैं या नहीं बने हैं, तो मुझे एक मटीरियलिटी लेवल डिसाइड करना पड़ेगा ना। मटीरियलिटी लेवल किस चीज में होगा? ऑफकोर्सली इट विल बी इन टर्म्स ऑफ फिगर्स, फिगर्स के फॉर्म में होगा। ठीक है, आई मीन टू से इट विल बी इन सर्टेन अमाउंट, 1000, 2000, 10,000, 50,000, इसी तरीके से करोगे मटीरियलिटी डिफाइन की। भाई फर्क जो है आप कैसे पता करोगे? ऑफ कोर्स ही बात है ना, इन टर्म्स ऑफ सम सर्टेन फिगर्स भी होगा। यस और नो? हाँ या नो? कैसे Yes, होगा? sir. इट विल बी इन इट विल बी इन सम एक्सप्रेसिबल इन टर्म्स ऑफ सर्टेन फिगर्स। तो उसके हिसाब से अब आप ये डिटरमाइन करोगे कि यार 10,000 का फिगर इंपॉर्टेंट है, 15,000 का फिगर इंपॉर्टेंट है, 20,000 का इंपॉर्टेंट है, 50,000 का इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए क्या कौन सा अमाउंट है जो कि इंपॉर्टेंट अमाउंट है। ठीक है, तो इट इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। किसके ये क्या है भाई, कैसे डिटरमाइन करेंगे वो एक अलग बात है, बट ये प्रोफेशनल जजमेंट है। क्या है भाई हमारे लिए? प्रोफेशनल जजमेंट है। आगे बात समझ में क्लियर है? यस और नो? Yes. Yes, sir. तो इट इज अ मैटर ऑफ अ प्रोफेशनल जजमेंट। आप अपने हिसाब से डिसाइड कीजिए क्या होना चाहिए मटेरियल। ठीक है, क्योंकि हर क्लाइंट अपने आप में अलग है, कोई छोटा क्लाइंट है, कोई बड़ा क्लाइंट है, कोई मीडियम क्लाइंट है, कोई कैसा क्लाइंट है, वो सब चीजें। ठीक है, बट नाउ in the taking this professional judgment you have to consider certain factors। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। आपको ये देखना पड़ेगा कि जो फिगर्स हैं या जो मिस स्टेटमेंट है वो इकोनॉमिक डिसीजन यूजर का किस तरीके से अफेक्ट करेंगे, मिस स्टेटमेंट का साइज क्या है, किस नेचर का है हमारा मिस स्टेटमेंट, और जो भी यूजर ग्रुप है, जो भी इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ने वाले लोग हैं, उनको किस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। नाउ दीज आर दी सर्टेन फैक्टर यू विल कंसीडर बिफोर टेकिंग दिस प्रोफेशनल जजमेंट। आगे भी बात समझ में आप? यस और नो? Yes, sir. So it is a subjective matter which may vary from client to client। तो client में फर्क हो सकता है ना, उसके हिसाब से हम लोग करेंगे। ठीक है, ये मैं बीच का पार्ट थोड़ा सा मैं क्योंकि पढ़ा चुका हूँ तो इसमें पूरी क्लास में हमारी नहीं निकल जाएगी, मैं तो इसको वापस एक बार पढ़ा दूंगा। अभी हम लोग परफॉर्मेंस मटेरियलिटी के बारे में बात करेंगे। देखो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी और मटेरियलिटी में एक छोटा सा फर्क होता है। ठीक है, हो सकता है कि भाई यूजर के लिए ना, जस्ट मिनट ना, हो सकता है कि भाई यूजर के लिए जो रिलेवेंट अमाउंट है 50,000 का अमाउंट है। कितने का अमाउंट है? 50,000। आपने डिसाइड कर लिया कि भाई कम से कम 50,000 का अमाउंट होगा, तो उसको मटेरियल कंसीडर करेंगे। इफ द डिफरेंस इज एटलीस्ट 50,000, का 50,000 रुपए का फर्क आ रहा है, तो वो मटेरियल अमाउंट होगा, अदरवाइज उसको हम इमटेरियल कंसीडर करेंगे। ठीक है भाई, आगे बात समझ में क्लियर है? से फॉर एग्जांपल ना, Yes, sir. ठीक है, सो इफ आई से फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि भी 50,000 का फर्क अगर आ रहा है एटलीस्ट, तो वो अमाउंट मटेरियल अमाउंट है, तो हो सकता है कि यूजर जो है वो अपना डिसीजन बदल ले।
लेकिन अगर इससे कम का अमाउंट है तो इमटेरियल हम कंसीडर करते हैं ना। ये तो बात हो गई यूजर के ऊपर, ठीक है। मैं तो ऑडिटर हूं, अब जब मैं ऑडिट करूंगा तो क्या मैं 50,000 का अमाउंट ही कंसीडर करते हुए ऑडिट करूंगा क्या? ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो मेरे यूजर के लिए अमाउंट जो है वो 50,000 बड़ा अमाउंट है, और वो कह रहा है कि भाई अगर 50,000 का फर्क होगा, इम्पैक्ट होगा, डिफरेंस होगा, तो मेरे हो सकता है मेरा डिसीजन बदल जाए। लेकिन जो ऑडिटर है वो जब ऑडिट करेगा तो ऑडिट करते हुए 50,000 के अमाउंट को मटेरियल मानते हुए नहीं करेगा, बल्कि वो इससे कम अमाउंट को मटेरियल कंसीडर करेगा। क्योंकि देखो उसको थोड़ा सा अलर्ट ज्यादा होकर के काम करना है, उसको अलर्ट ज्यादा होना है ना भाई। वो तो 50,000 तो अमाउंट यूजर के लिए इंपॉर्टेंट था, तो ऑडिटर भी ये नहीं सोच सकता कि भाई मेरे लिए भी 50,000 इंपॉर्टेंट है। उसको थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा, वो कहेगा कि मेरे लिए फिर इंपॉर्टेंट 40,000 हो गया, तो मुझे ज्यादा अलर्टनेस दिखा करके काम करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए जो है मैं परफॉर्मेंस के हिसाब से, ऑडिट के हिसाब से 50,000 से कम का अमाउंट जो है उसको मैं मटेरियल कंसीडर करते हुए क्या करूंगा? ऑडिट करूंगा। आगे भी बात समझ में आवे? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, sir. ठीक है। तो यूजर के लिए जो अमाउंट मटेरियल है, ऑडिटर के लिए उससे कम का अमाउंट मटेरियल है। वो उस अमाउंट को पकड़ के जो है वो ऑडिट करता है। तो जिस अमाउंट को पकड़ के आप ऑडिट कर रहे हो, इसको हम क्या कहेंगे? परफॉर्मेंस मटेरियल डी कहेंगे। सिंपल सा इतना सा मतलब है। क्लियर है भाई? बात समझ में आई यहाँ पे? यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. So in practice, the auditors will be able to design tests that identify individual material misstatement. It is much more common that misstatement are material in aggregate. For this reason, ISA 320 introduced the concept of performance materiality. The amount set by the auditor less than the material. तो जो अमाउंट हमारा ऑडिटर सेट करे मटीरियलिटी के लेवल से नीचे आकर के, for the financial statement as a whole to reduce to an appropriately low level of the probability that the aggregate of uncorrected and undetected mistake exceed the materiality for the financial statement as a whole. तो देखो हो सकता है एक गलती छोटी हुई हो, फिर दूसरी गलती छोटी एक और हुई है, तो मिलजुल करके हो सकता है कि वो एक बड़ा अमाउंट बन जाए। और फिर यूजर के लिए तो बड़ा अमाउंट ही कंसीडर जो है उसको, तो वो कह रहा है मेरे लिए तो 50 है, तो दो छोटी छोटी गलतियां 25,000 के होकर के वो बड़ी बन जाएगी ना। होगा नहीं होगा? यस और नो? आया ना? Yes, sir. अब मान लो छोटी छोटी 2-4 गलतियां हो गई, 10,000 की गलती हो गई, 15,000 की हो गई, 20,000, तो ऐसे मिलकर के 50,000 का अमाउंट बन जाएगा। तो फिर यूजर के लिए 50,000 का अमाउंट अब जो है वो मटेरियल हो गया। तो मैं ये नहीं सोच सकता कि भाई अनलेस एंटिल 50,000 का अमाउंट जब तक मेरे को डिफरेंस नहीं दिखेगा तब तक उसको पकड़ेंगे नहीं। मेरे को उससे नीचे स्तर पे आना पड़ेगा, 40,000 30,000 तक के अमाउंट को मटेरियल लेके मेरे को क्या करनी पड़ेगी? ऑडिट करनी पड़ेगी। आ गई भी बात समझ में? क्लियर है? यस और नो? आगे Yes, sir. आया ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी हमेशा मटेरियलिटी के लेवल से लो जा करके सेट करते हो, ठीक है। ये इन लोगों में पता है, अदर देन इससे ज्यादा डिटेल इसमें कुछ है नहीं। तो ऑडिटर सेट परफॉर्मेंस मटेरियलिटी at a value lower than the overall material also, and user uses this lower threshold when designing and performing the audit procedure. इससे आपका जो ऑडिटर का रिस्क है मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई नहीं करने का, आपकी जो अगर आप बड़ा मटेरियलिटी का अमाउंट ले लोगे तो फिर छोटी गलतियां नहीं पकड़ पाओगे। होगा ना? मान लो कि भाई सेल गलती से रिकॉर्ड हुई, से फॉर एग्जांपल सेल रिकॉर्ड हुई है 1,25,000 की, व्हेन इट वाज 1,40,000, तो ये एक्चुअल फिगर था और रिकॉर्ड आपकी 1,25 में हो गई, तो डिफरेंस अमाउंट कितना है? 15,000 का ही है। यस और नो? हाँ या ना? डिफरेंस तो भाई अभी गलती है, लेकिन अगर आप मटेरियलिटी लेवल 50,000 तक देके डिसाइड करोगे कि भाई मैं 50,000 की गलतियां पकड़ूंगा, उससे छोटी गलतियां मैं नहीं पकड़ूंगा, तो फिर ये छोटी छोटी गलतियां पकड़ में ही नहीं आएंगी। ऐसा ही होगा भाई? हाँ या ना? यस और नो? ऐसे ही हो Yes, जाएगा। sir. और ये छोटी छोटी गलतियां मिलकर के एक बड़ा अमाउंट क्रिएट कर देंगी। तो मैं ये नहीं बोल सकता कि भाई क्योंकि यूजर के लिए 50,000 का अमाउंट मटेरियल है तो मेरे लिए भी वही होगा। मेरे को लोअर पे आना पड़ेगा, मैं बोलूंगा 20,000 25,000 तक का हम लोग पकड़ के चलेंगे, ताकि इस तरह की छोटी छोटी गलतियां भी जो है वो हमारे पकड़ में आ जाए। क्लियरली समझ में आई बात यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का रिलेटिवली इतना सा मतलब है और कुछ नहीं है। समझ में आ गया सबको? मटेरियलिटी वर्ड समझ में आया? परफॉर्मेंस मटेरियलिटी समझ में आया? यस और नो? आया ना?
Yes, sir. Yes, sir. एक कौन बच्चा गायब हो गया? तो 9 बच्चे थे। आदित्य है, गर्वित गायब हो गया ना। चलो ठीक है। नाउ अब हम आ गए प्रोसीजर्स में। देखो ग्रेजुअली धीरे धीरे हम ऑडिट आगे बढ़ेंगे। अच्छा अभी मैं क्वेश्चन पुट अप करता हूँ तुम लोगों को ना, तुम बताना मुझे उसका आंसर। ऑडिट स्टार्ट कहाँ से होती है? फर्स्ट प्रोसीजर क्या है ऑडिट का? क्या करोगे सबसे पहले? हम लोग क्या करते हैं? when some client come to you and ask to engage with him for the audit, what will be your first procedure to get engaged in audit? क्या सबसे पहला काम करोगे? engage होने से पहले क्या करेंगे हम लोग? what will be your first step? बताओ। याद नहीं किसी को? एंगेजमेंट लेटर इश्यू करेंगे। बिल्कुल। हम सबसे पहले अगर हम ये डिसाइड करते हैं, मतलब एंगेजमेंट लेटर देने से पहले भी हम हमारी प्रिलिमिनरी इंक्वायरीज कर लेंगे कि कोई रिस्क तो नहीं है इसके ऑडिट करने से पहले, और अगर कोई रिस्क है तो क्या हम उसे एक्सेप्टेबल लेवल तक रिड्यूस कर सकते हैं। वो पूरा असेसमेंट करने के बाद नाउ द फर्स्ट स्टेप टू स्टार्ट योर ऑडिट, टू एंगेज विद योर ऑडिट विद योर क्लाइंट इज टू इश्यू द एंगेजमेंट लेटर। हम एक एंगेजमेंट लेटर उसको इश्यू करेंगे। आ गया? ऐसे याद होना चाहिए। देखो सारे चैप्टर्स अपने आप में बहुत इजीली लिंक हो जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा इससे पहले मैंने क्या किया था, बाद में क्या किया है, उसके बाद क्या किया। सबसे पहले हम लोग एंगेजमेंट लेटर इशू करते हैं। आ गया समझ में? क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. फिर उसके बाद हम रिस्क जो है वो देखते हैं। रिस्क कितने तरीके के होते हैं? एक होता है सर हमारा इनहेरेंट रिस्क होता है, एक होता है हमारा कौन सा रिस्क होता है? कंट्रोल रिस्क होता है, तीसरा हमारा डिटेक्शन रिस्क होता है। हम इन तीनों रिस्क, हम पहले सबसे पहले इनहेरेंट रिस्क का और हम कंट्रोल रिस्क का असेसमेंट करते हैं, और जिसके बेसिस पर डिटरमाइन करते हैं हम कैसे हम डिटेक्शन रिस्क को रिड्यूस करेंगे। ठीक है। नाउ व्हाट प्रोसीजर्स विल यू अप्लाई? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। नाम क्या है इनका? नाम है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। मतलब अभी हम ऑडिट नहीं कर रहे हैं, हम वो प्रोसीजर्स अप्लाई करेंगे जिससे कि अपने को पता चलेगा कि भाई रिस्क कितना है। क्या कितना है भाई? रिस्क कितना है? रिस्क किस चीज का होता है? अच्छा ऑडिट में ये बताओ मुझे, ऑडिट रिस्क क्या है? व्हाट इज ऑडिट रिस्क? ऑडिट रिस्क है क्या? ऑडिट करने में किस चीज का रिस्क है? इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन ने दे दें कोई मटेरियल मिस्टेक। वेरी गुड पूर्वा। तो हम ये बोल रहे हैं कि देखो भाई रिस्क इस बात का है, खतरा इस बात का है कि मैं ऑडिट करूं और ऑडिट करने के बाद एक इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन दे दूं यहाँ पर, व्हेन, वो भी तब जब जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटीरियली मिसस्टेटेड है। तो इस बात का जो खतरा है, इस बात का जो रिस्क है, इसे हम लोग पर्टिकुलरली क्या कहते हैं? ऑडिट रिस्क कहते हैं। और इसको कम करना है, इसको ज्यादा करना है? क्या करना है? क्या करना है हमको? Come. कम करना। कम करना है। तो रिस्क को कम करने के लिए हमें करना पड़ेगा रिस्क असेसमेंट। क्या करना पड़ेगा? Risk assessment. हमें करना पड़ेगा रिस्क असेसमेंट। एक सेकेंड ना, विल डू द रिस्क असेसमेंट। और रिस्क असेसमेंट करेंगे कैसे? नाउ द प्रोसीजर्स हैव बीन गिवन। अभी ये प्रोसीजर्स हैं, ये प्रक्रियाएं हैं जिनके थ्रू हम लोग रिस्क असेसमेंट करेंगे। नाउ द फर्स्ट इज इंक्वायरी। इंक्वायरी मतलब क्या होता है? पूछताछ करना। क्या होता है इंक्वायरी में मतलब? एक सिंपली मीन्स पूछताछ करना। यस और नो? हाँ या ना? यही होता है। यस Yes. सर। इंक्वायरी मीन्स पूछताछ करना। पूछताछ करेंगे किससे? इंक्वायरी करेंगे किससे? मैनेजमेंट से और एप्रोप्रिएट इंडिविजुअल्स विद इन द or with management of appropriate individuals within the internal audit function if there is one। तो अगर कुछ internal audit करने वाले लोग हैं तो लोगों से पूछेंगे, मैनेजमेंट से पूछेंगे, या अदर्स या दूसरे जो लोग हैं जिनके पास रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है क्लाइंट की एंटिटी के अंदर। मतलब क्लाइंट की जो भी स्टेब्लिशमेंट है, जो भी कंपनी है, जो भी उनकी संस्था है, उनके अंदर जो भी लोग हैं जिनके पास रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है मुझे देने के लिए,
उन लोगों से हम ये पूछताछ करेंगे। अबाउट एक्सटर्नल इंटरनल चेंजेस द कंपनी हैज एक्सपीरियंस, तो क्या बदलाव आए हैं उनकी कंपनी में, एक्सटर्नली क्या चेंज आया है, इंटरनली क्या चेंज आया है, इन सब चीजों के बारे में हम क्या करेंगे, पूछताछ करेंगे। मतलब ये सिर्फ प्रोसीजर्स हैं, इनको हम समझेंगे प्रोसीजर्स होते क्या है। नाउ देयर इज द सेकंड वन इज एनालिटिकल प्रोसीजर्स, द थर्ड वन इज ऑब्जर्वेशन एंड द फोर्थ वन इज द इंस्पेक्शन। ठीक है, ऑब्जर्व करने का मतलब क्या होता है, काम करते हुए देखना लोगों को, यस और नो। ऑब्जर्वेशन मींस इतना ही है, ऑब्जर्व मींस क्या होता है, इतना ही होता है ऑब्जर्व मींस, तो हाँ या ना, यस और नो। यस सर। Yes, sir. मतलब हो गया पूछताछ। एनालिटिकल प्रोसीजर्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑब्जर्वेशन मींस लोगों को काम करते हुए देखना कि किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जैसे आप देख जाओगे ना एज अ ऑडिटर किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप ऑब्जर्व करने को आपको रहेगा कि भाई अच्छा ये लोग कैसे अपना काम करते हैं, क्या करते हैं, तो आप ऑब्जर्व कीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई गलती क्या हो रही है, क्या ये लोग कमी छोड़ रहे हैं, कहाँ पर जो है वो गलतियां करने की संभावना है, या गलतियां करने के बाद उन्हें नहीं पकड़ने की संभावना है, तो वो चीजें आपको ऑब्जर्वेशन से जब उनको काम करते हुए देखोगे तो ये। एंड इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन का मतलब है जब उनके कोई डॉक्यूमेंट है, आपने मांग लिया कि भाई अच्छा ये डॉक्यूमेंट दिखाइए, मैं पढ़ता हूँ उसको, वो सब चीजें, तो ये देयर आर दी सर्टेन प्रोसीजर्स, ये है प्रोसीजर्स जो आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, इट्स एनवायरनमेंट एंड द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड इट्स सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो देखो हम जो रिस्क असेसमेंट करेंगे, उस रिस्क असेसमेंट में ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये समझना, किसको समझना, एंटिटी को समझना। एंटिटी मींस क्या है, एंटिटी वर्ड मतलब समझते हो क्या होता है, यस और नो। Yes, sir. एंटरप्राइज, तो आपके क्लाइंट की एंटरप्राइज को समझना कि वो है क्या, उसके इन्वायरमेंट को समझना कि किस तरीके से क्या इन्वायरमेंट है, और ये समझना कि उनके ऊपर किस तरीके का एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एप्लीकेबल है, और ये समझना कि उनका इंटरनल कंट्रोल क्या है। ये समझकर हम रिस्क असेसमेंट करेंगे, ये हमारा रिस्क असेसमेंट करने का तरीका है। आ गई भी बात समझ में, क्लियर है, यस और नो। ठीक है, तो ऑडिट इज नॉट समथिंग कि भाई ठीक है आज एंगेज हुए और कल उससे बोल दिया चल तेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दो, बुक्स ऑफ अकाउंट देते हैं, अभी करके खत्म करते हैं, ये नहीं होता ऑडिट का मतलब। ऑडिट करते हो तो बहुत टाइम लगता है भाई, आपको सब चीजें समझनी पड़ती हैं, आपको रिस्क असेसमेंट करना पड़ता है, और रिस्क असेसमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। जब रिस्क असेसमेंट होगा ना, तो हमको समझ में आएगा कि भाई मेरा जो है वो इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन देने का कितना खतरा है, यहाँ पर कितना रिस्क है, और उसके बाद मैं प्रोसीजर्स डिटरमाइन करूंगा ऑडिट का खतरा रिड्यूस करने के लिए, ऑडिट रिस्क को रिड्यूस करने के लिए। आ गई भी बात समझ में, यस और नो, यहाँ तक क्लियर है, Yes, sir. सबको यस समझ में आई बात में। तो रिस्क असेसमेंट करना है, सर्टेन प्रोसीजर्स हैं, और आपको क्या समझना पड़ेगा, आपको एंटिटी को समझना पड़ेगा, उसका एनवायरनमेंट समझना पड़ेगा, क्या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क उनके ऊपर एप्लीकेबल है ये आपको समझना पड़ेगा, और उनका सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेगी। इससे इससे आपका रिस्क असेसमेंट होगा। अब ये तो एक बात हो गई कि अच्छा सर एंटरप्राइज को समझेंगे, एनवायरनमेंट को समझेंगे, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को समझेंगे, सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल को समझेंगे, अब लेकिन एंटिटी को समझेंगे क्या, ये समझ में आना है, और डीप में जाएंगे इसमें। यहां तक आया समझ में, क्लियर, यस और नो, आया समझ में। Yes, sir. ठीक है, और डीप में जाएंगे यस अभी सर। हम। एंटिटी में क्या समझेंगे, ऑडिटर को किस तरह की अंडरस्टैंडिंग लेना जरूरी है, किस तरह की समझ क्रिएट करना जरूरी है। ठीक है, तो एंटिटी और एनवायरनमेंट के बारे में अब हम क्या समझेंगे, ये हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, तो एंटिटी और एनवायरनमेंट के बारे में क्या समझना जरूरी है, हमें समझना है दी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दी एंटिटीज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। पहले हमें समझना है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो कितना कॉम्प्लेक्स है। क्या होता है भाई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, को मुझे बता सकता है, यस और नो। 12 पढ़ ली ना सबने अब तो, यस और नो। 12 पढ़ी नहीं पढ़ी, हाँ है ना। सर ऑर्गेनाइजेशन में टास्क एलोकेशन करना और सुपरवाइज करना, वो होता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। एनीमोर,
So level of authority, hierarchy, same. खाली अच्छा ये चलो ठीक है, अच्छे जवाब है। अब बहुत डीप में तो नहीं जाएंगे, बट देखो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मीन्स होता है कि किस तरीके से आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो ड्यूटीज और अथॉरिटी है उसका रिलेशनशिप कैसे डेवलप कर रखा है, कैसे ड्यूटीज को बांट रखा है, कैसे लोगों की पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है बिटवीन दी डिफरेंट पोस्ट, अलग अलग पदों के बीच में, अलग अलग पोस्ट के बीच में कैसे आपने अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एंड पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, इस तरीके से हमारा धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। ठीक है, आपने 12th में पढ़ा होगा कि भाई हमारे पास जैसे से फॉर एग्जांपल कंपनी का एक जनरल जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले हमारा चेयरमैन आ जाता है। चेयरमैन की अपनी कुछ ड्यूटीज हैं, अपनी कुछ पावर्स हैं। फिर उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ जाते हैं, फिर उसके बाद मैनेजिंग डायरेक्टर्स आ जाते हैं या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स आ जाते हैं। फिर उसके बाद डिपार्टमेंटल मैनेजर्स आ जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर्स आ जाते हैं, फिर हमारे सुपरवाइजर्स आ जाते हैं, फिर हमारे वर्कर्स आ जाते हैं। तो दैट्स हाउ कि भाई किस तरीके से मैंने पावर्स और ड्यूटीज का डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन दी सेवरल पोस्ट किया है, क्या एक रिलेशनशिप मेरे यहाँ पे सेवरल पोस्ट, सेवरल पावर, सेवरल ड्यूटीज के बीच में, ऐसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनता है। आगे भी बात समझ में, इसको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हम लोग कहते हैं। क्लियर है, समझ में आई बात यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. आया, अच्छे समझ में आया? नाउ तो यही समझना है भाई, हर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर अपने आप में डिफरेंट हो सकता है, तो हमें सबसे पहले यही समझना है। आया समझ में, यस और नो? आ गया? फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, हाँ या ना, जल्दी बोलो भाई, यस और नो? Yes, sir. So तो ऑडिटर को सबसे पहले अपने क्लाइंट के एंटिटी के बारे में ये जानना है कि भाई कितना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होगा हमारा मटेरियल मिस स्टेटमेंट का रिस्क भी ज्यादा होगा। नेक्स्ट, ओनरशिप एंड गवर्नेंस समझेंगे। ठीक है, वो स्ट्रक्चर क्या है, कैसी, दिस इंक्लूड कंसीडरेशन ऑफ लेवल ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन द ओनर्स, मैनेजमेंट एंड दोस चार्ज विद गवर्नेंस। तो ओनरशिप एंड गवर्नेंस, देखो ओनरशिप पैटर्न क्या होता है या ओनरशिप क्या होती है। जैसे भाई शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं, आपका पार्टनरशिप भी हो सकता है, आप एक फैमिली बिजनेस भी हो सकते हो, या आप सोल प्रोपराइटर भी हो सकते हो, या आप एक सोसाइटी भी हो सकते हो, या आप कोऑपरेटिव सोसाइटी भी हो सकते हो। ठीक है, आप कोई ट्रस्ट भी हो सकते हो, आपको एनजीओ भी हो सकते हो। तो किसी भी एंटरप्राइज की अपना एक ओनरशिप पैटर्न है। ठीक है, वो ओनरशिप पैटर्न आपको समझ में आना चाहिए कि भाई किस तरीके से लोग इस ऑर्गेनाइजेशन को ओन करते हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ होती है? सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी शेयर होल्डर्स के उसमें ही होती है। अदरवाइज सोल प्रोपराइटर में कुछ ज्यादा नहीं है, फैमिली बिजनेस में कुछ ज्यादा नहीं है, पार्टनरशिप में कुछ ज्यादा नहीं है। इनमें कुछ ज्यादा समझने वाली चीज है, यस और नो? No, sir. है ना? No, इस- sir. लेकिन जब कोई कंपनी शेयर होल्डर्स के ऊपर बेस्ड है, कंपनी है तो शेयर होल्डर, तो वो शेयर होल्डर्स का पैटर्न आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो किस तरीके से ओनरशिप है, कैसी आपकी ओनरशिप है, गवर्नेंस, कैसे आप बिजनेस को गवर्न करते हो, जो आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो किस तरीके से गवर्न, वही लोग करते हैं जनरली। हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे, हमने देखा कि भाई किस तरीके से गवर्न करते हैं, क्या पोस्ट होती है, क्या कमिटीज होती है, ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेगी। आई बात समझ में, क्लियर है, यस और नो? Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. तो पहली चीज आप क्या समझेंगे? पहली चीज समझेंगे सर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर समझेंगे। दूसरी चीज समझेंगे कि भाई बिजनेस का या एंटिटी का ओनरशिप क्या, किन लोगों के हाथ में, कौन लोग हैं, क्या पैटर्न है, और कौन लोग इसको गवर्न करते हैं, किस तरीके से दे आर गवर्निंग दी ऑर्गेनाइजेशन, दैट हाउ दे आर मैनेजिंग दी ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नेंस मींस सिंपली दिस। आया भाई समझ में, यस और नो? हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, फर्स्ट चीज क्या है जल्दी बताएं, फर्स्ट चीज क्या समझेंगे, क्या समझोगे सबसे पहले? organization structure. Organization structure. सेकंड चीज क्या समझेंगे? Ownership and governance. हाँ, the pattern of ownership and the governance, those who are, how they are governing the organization, और क्या मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, क्या लेवल्स हैं, और वो सब चीजें होती है ना। नाउ द थर्ड पॉइंट इज बिजनेस मॉडल। अब यहां से थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि अभी देखो आप लोगों ने बहुत ज्यादा कोई पढ़ाई करी नहीं है,
और ना ही आपको प्रैक्टिकली इतना एक्सपोजर मिला है। तो बिजनेस मॉडल वैसे होता क्या है, बता सकते हो बिजनेस मॉडल क्या होता है? सुना है, वर्ड सुना है? नहीं सुना? बिजनेस मॉडल मींस कि भाई आपने बिजनेस को किस तरीके से डिजाइन किया हुआ है। अच्छा, आप लोग वो टीवी सीरियल नहीं देखते क्या, जो वो स्टार्टअप फंडिंग वाला आता है, शार्क्स इंडिया ना, शार्क यस सर। शार्क टैंक इंडिया। तो लोग आते हैं, अपना बिजनेस मॉडल बताते हैं वहां पे कि भाई हम लोगों का क्या बिजनेस मॉडल है, कैसे हम लोग, क्या हमारा बिजनेस है, कैसे हम लोग रेवेन्यू अर्न करेंगे, क्या हमारी स्ट्रेटेजी है, हम प्रोडक्शन कहाँ करते हैं, प्रोडक्शन कैसे होता है हमारे यहाँ पर, फिर उसको मार्केट में हम लोग कैसे लेकर के आते हैं प्रोडक्ट को, फिर प्रोडक्ट को बेचने के लिए क्या चेन हम लोगों ने फॉलो किया। देखा आप लोगों ने शार्क टैंक, देखते हो यस और नो? यस सर। Yes. ठीक है। तो एक ऑडिटर को अपने क्लाइंट के बिजनेस मॉडल की समझ होनी चाहिए कि उसका बिजनेस मॉडल है क्या, कैसे वो काम करता है, उसका प्रोडक्शन कैसे होता है, वहां पे प्रोडक्ट बनता कैसे है, ठीक है, कैसे वो मार्केट तक जाता है, क्या चैनल वो लोग फॉलो करते हैं, क्या रेवेन्यू मॉडल इनका है, कैसे लोग पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। ये पूरी समझ आपके अंदर होनी चाहिए। एंड दी यूज ऑफ आईटी, आईटी मींस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन लोगों के यूज में ये लोग आईटी का कितना था, आईटी सिंपली मींस कंप्यूटर्स, यस और नो, कंप्यूटर्स एंड द टेक्नोलॉजी दे आर यूजिंग। क्योंकि देखो ये जानना जरूरी है कि भाई कंपनी या जो आपका क्लाइंट है वो कितना ज्यादा आईटी यूज करता है अपने बिजनेस के अंदर, यस और नो, क्योंकि उसका एक इम्पैक्ट है। दिस इंक्लूड कंसिडरेशन ऑफ वेदर एंटिटी हैज मल्टीपल legacy ITs which are not well integrated, therefore increase the risk of material misstatement, and whether the IT systems are outsourced to a third party service provider। तो आईटी का कितना यूज है, और अगर आईटी का वो लोग यूज कर रहे हैं तो फिर वो कितना कॉम्प्लेक्स है, ये आपको समझना पड़ेगा। क्या आईटी इंटीग्रेटेड है, या फिर इन्होंने थर्ड पार्टी को बोल रखा है कि भाई सर्विस प्रोवाइड आप कर दो। कई बार क्लाइंट को खुद को टेक्नोलॉजी की समझ नहीं होती, खुद को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं उसको इतनी आती है, तो वो आउटसोर्स कर देता है, वो बाहर लोगों को दे देता है काम करने के लिए। जो जैसा कि आपने 11th में बिजनेस में आउटसोर्सिंग के बारे में पढ़ा आप लोगों ने आउटसोर्सिंग के बारे में, यस और नो? यस सर। तो कई बार when your business is, when you are not aware with the IT, और आप या फिर आपको लगता है कि भाई ये मेरे लिए जरूरी काम नहीं है, मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, मेरे लिए बिजनेस के लिए कोड नहीं है, तो आप वो काम बाहर किसी को करने के लिए दे देते हैं, ठीक है। तो ये आईटी सिस्टम्स का कितना यूज आपका क्लाइंट करता है, अब उसका बिजनेस मॉडल क्या है, इस मॉडल में आईटी को कितना उसने इंटीग्रेट किया है, ठीक है। और आईटी जो है कहीं ऐसा तो नहीं आउटसोर्स और थर्ड पार्टी सर्विस, ये अंडरस्टैंडिंग आपको आपके क्लाइंट के बारे में लेनी पड़ेगी। आ गई भी बात समझ में, यस और नो? यस सर। ठीक है। तो फर्स्ट वापस से मैं पूछूंगा ताकि ये चीजें याद हो जाए। क्या है भाई पहली चीज, क्या हम लोगों को अंडरस्टैंडिंग लेनी है? बिजनेस स्ट्रक्चर। सबसे पहला हम लोगों को समझना है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है। सेकंड हम लोगों को क्या समझना है भाई यहाँ पे? ओनरशिप एंड ओनरशिप एंड गवर्नेंस। गवर्नेंस। ओनरशिप एंड गवर्नेंस हम लोगों को समझनी है भाई कौन लोग ओनर हैं बिजनेस के, कैसे लोग गवर्न करते हैं बिजनेस को। एंड द थर्ड पॉइंट इज बिजनेस मॉडल आपको समझना पड़ेगा, और ये समझना पड़ेगा कि इस बिजनेस मॉडल के साथ कितना आईटी इन लोगों ने इंटीग्रेट किया है। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज इंडस्ट्री, रेगुलेटरी एंड अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब थोड़ा सा और बाहर की बात करते हैं। इंडस्ट्री मतलब जैसे कोई कंपनी, कोई बिजनेस हो सकता है, वो टेलीकॉम इंडस्ट्री का पार्ट हो, कोई प्लास्टिक इंडस्ट्री का पार्ट हो सकता है, कोई जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, कुछ भी एन नंबर सर्विस हो सकती है। तो आपको ये समझना पड़ेगा मेरा क्लाइंट किस इंडस्ट्री को बिलोंग करता है। और रेगुलेटरी बॉडीज, देखो हर इंडस्ट्री में जरूरी नहीं है कोई रेगुलेटरी बॉडी हो, बट कई सारी इंडस्ट्रीज में रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं। आप लोगों के पास कुछ एग्जांपल्स हैं रेगुलेटरी बॉडीज के, इंडस्ट्री स्पेसिफिक पता है, कुछ एग्जांपल दे सकते हो? नहीं है? जैसे इंश्योरेंस, अगर कोई कंपनी इंश्योरेंस बिजनेस का काम करती है तो क्या उन कंपनीज के ऊपर कोई रेगुलेटरी बॉडी है हमारे यहाँ पर, हमारी कंट्री में, स्पेसिफिकली इन इंडिया? नहीं है, किसी को नहीं पता? अगर आप एक इंश्योरेंस का बिजनेस करते हैं तो क्या उसके लिए कोई रेगुलेटरी बॉडी है? एज अ ऑडिटर मेरे को क्या पता होना चाहिए? बताओ भाई, हाँ या ना। मैं ये नहीं पूछा, जरूरी नहीं है, नहीं पता तो बताओ, नहीं पता कोई बात नहीं, पता ही नहीं पता ये बताओ, हाँ या ना।
No, sir. तो देखो No, sir. इंश्योरेंस देखो कोई बात नहीं, इट्स फाइन। तो हमारे यहाँ पे इंश्योरेंस जो कंपनीज करती हैं उन लोगों के लिए एक इंश्योरेंस के लिए रेगुलेटरी बॉडी जिसको IRDA कहते हैं, ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, सिमिलर टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो किसके लिए है, Banks. जो बैंक्स के लिए, Banks. ठीक है। ऐसे ही ऐसे हमारे पास रियल एस्टेट कंपनीज होती हैं, क्या होती हैं, रियल एस्टेट्स। जो आप लोग अगर अपने शहर में निकलेंगे तो देखेंगे आजकल कई जगह पे फ्लैट्स बन रहे हैं, कई जगह पे गेटेड सोसाइटी बन रही है जहाँ पे एक जैसे बंगले बना दिए जाते हैं। तो वो जो बिल्डर लोग बनाते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास जैसे रियल एस्टेट अपने आप में एक इंडस्ट्री। तो अगर मैं किसी बिल्डर की ऑडिट कर रहा हूँ तो वो एक रियल एस्टेट को बिलोंग करता है। तो रियल एस्टेट के लिए रेगुलेटरी रेरा करके है, रेगुलेटरी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी करके, दैट इज रेरा। तो हर जरूरी नहीं है सबकी हो, लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज की रेगुलेटरी बॉडीज होती है। तो बिफोर कोई ऑडिट आप स्टार्ट करें पहले ये सब चीजें पता करें कि भाई वो किस इंडस्ट्री को बिलोंग करता है, क्या वहां पे कोई रेगुलेटरी बॉडी है, और अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स ये आपको पता होने चाहिए। क्लियर है, समझ में आई बात यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. Yes, Yes. sir. The measure used internally external to assess the entity's financial performance। और ठीक है ना भाई, किन तरीकों से इंटरनली यूज इंटरनली एंड एक्सटर्नली टू एक्सेस, तो एंटिटी की, आपके क्लाइंट की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस किस तरीके से पता, क्या ऐसे तरीके इंटरनली मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और बाहर आपको वो तरीके पता करने पड़ेंगे कि भाई मैं मेरी जिस क्लाइंट की ऑडिट करने जा रहा हूँ तो उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को पता करने के लिए क्या क्या तरीके अवेलेबल हैं। ये कुछ सर्टेन फैक्टर्स हैं जो बेटा आप क्या करेंगे यहाँ पे, जो ये सब चीजें अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेंगे, देन विल हम आगे बात करेंगे कि ऑडिट करनी नहीं करनी। आया समझ में, याद हुए 5-6 पॉइंट्स, यस और नो? आया ना? Yes, sir. Yes, ठीक है sir. ना? तो आज के लिए इतना ही हम लोग करेंगे, इसको फिर कल कंटिन्यू करते हैं। आगे अच्छे से समझ में आता, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो आ गया Yes, sir. सिमरन, पूर्वा, महवेश, जो भी बच्चे हैं, चलो Yes, ठीक। sir. आज की क्लास को हम बेटा यही जो है वो खत्म करते हैं, इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? चलिए बाय, गुड नाइट।